रिस्क मैनेजमेंट एंड डेरिवेटिव्स के तहत रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इसके कौन से टूल्स यूज़ में लाए जाते हैं, इन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट रेफर्स टू अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग and optimizing risk arises due to market and economic variations such as interest rate change, price rate change, exchange rate change, etc. so as return on investment can be maximized. किसी का भी उद्देश्य होता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, मैक्सिमम रिटर्न एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, अपने विनियोग से अधिक रिटर्न पाना। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो रिस्क कितना इन्वॉल्व है, यानी कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है, कितना इन्वॉल्व है, और उस रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है ताकि रिटर्न अधिक से अधिक हो और लॉस की जो संभावना है उस परिवर्तन से, चेंजेस से, उसको हम मिनिमाइज कर सकें, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस को मिटिगेट कर सके। तो इसके एक्चुअली रिस्क जो फेस करना पड़ता है किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, वो वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क है। क्रेडिट रिस्क है, एक्सचेंज रेट रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, और ये सारे रिस्क के मूल में जो चेंजेज है, वेरिएशन है मार्केट में, इकोनॉमिकल वेरिएशन एंड अदर नॉन इकोनॉमिकल वेरिएशन, वो काम करता है, वो फैक्टर काम करता है, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है वह इंटरेस्ट रेट में चेंजेज आना, प्राइस में, मार्केट प्राइस जो है किसी इन्वेस्टमेंट का, वो यूनिट का चेंजेज आना, और साथ ही साथ एक्सचेंज रेट में चेंजेज आना। आप जान रहे हो कि इन्वेस्टमेंट ग्लोबल लेवल पर किया जाता है, अदर कंट्रीज के सिक्योरिटीज में, शेयर्स में किया जाता है, तो ऐसे में एक्सचेंज रेट का भी सामना करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को। तो ऐसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक्सचेंज रेट में आने वाले चेंज से भी उनका जो कैश फ्लो है, फ्यूचर कैश फ्लो, वो प्रभावित होता है। इसलिए उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है रिस्क को, उसके बाद क्वांटिफाई करना है, कहाँ तक ये रिस्क हमें लॉस दे सकता है, और वो इन्वेस्टमेंट यूनिट्स के साथ जो जुड़ा हुआ है, और उसके बाद हम उस लॉस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उसका ऑप्टिमम यूज हो, है ना, एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट टू डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। आप रिस्क को ट्रांसफर भी कर सकते हो। जैसे आप गौर करो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हो तो अकेला प्रॉफिट के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो और सारे रिस्क के लिए भी लायबल हो। तो ऐसे में अगर आप दो पार्टनर उसमें ऐड कर लेते हो तो रिस्क क्या होगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा, आपके अकेले की बात नहीं रहेगी, रिस्क लेने की क्षमता हो जाएगी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी बढ़ जाएगा, कैपिटल भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम रिस्क, अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, उसमें भी ट्रांसफॉर्म करके एवरेजिंग करते हैं, हेजिंग करते हैं, यानी रिस्क को मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं। इसमें अब हम लोग देख रहे हैं टेक्निक्स यूज फॉर मैनेजिंग रिस्क में पहला है अवॉइडिंग रिस्क। रिस्क जिसमें ज़्यादा, जिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में रिस्क ज़्यादा है उससे आप बचो। अपनी कैपेबिलिटी देखो कि रिस्क उठाने की क्षमता आप में कितना है। तो एज पर योर कैपेबिलिटी यू कैन क्वांटिफाई, चूज द इन्वेस्टमेंट अप्रोचल हैविंग हायर रिस्क और लोअर रिस्क और मॉडरेट रिस्क। आप तीन कैटेगरी में कर सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, और दूसरा जिसमें बहुत कम रिस्क है या रिस्क फ्री के बराबर है, और तीसरा मॉडरेट रिस्क जिसमें मतलब एवरेज रिस्क कहा जा सकता है। तो आप देख लो अपनी कैपेबिलिटी और अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स और तमाम लिक्विडिटी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स होते हैं, उसको कंसीडर करो और रिस्क को मैक्सिमम अवॉइड करो तो रिस्क होगा ही नहीं। अगर आप रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, जैसे फिक्स्ड इंटरेस्ट वेयरिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, आप इस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर दो तो उसमें सबसे कम रिस्क है।
ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, लेकिन लोएस्ट रिस्क है उसमें। इस तरह से आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरा है रिटेनिंग रिस्क। जिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में रिस्क का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो अगर उसके लिए जो ऑप्शन रिस्क को मिटाने के लिए किया जा सकता है, रिस्क को एवोलिश करने के लिए या रिमूव करने के लिए, वो ऑप्शन ज़्यादा कॉस्टलियर है। यानी कहने का मतलब अगर आप रिस्क को मैनेज करने के लिए जो स्टेप्स लेते हो वह कॉस्टलियर ज़्यादा है इस तुलना में, यानी उससे जो लॉस हो सकता है वह इसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एज यूजुअल छोड़ देने से जो रिस्क होगा वह कम है। कहने का मतलब कि जैसे आप शेयर में पैसा लगाए तो मार्केट प्राइस गड़बड़ कम होने की वजह से आपको 10,000 का लॉस होता है, लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई या अदर हेजिंग प्रोसेस अपनाते हो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, तो उससे जो आने वाला लॉस है फ्यूचर वह इससे कॉस्टलियर है, यानी ज़्यादा लॉस है, वो 20,000 हो सकता है। तो बेहतर है उसको यूं ही छोड़ दिया जाए, यानी अब सामना कर लिया जाए। सपोज आपने एग्रीमेंट कर लिया किसी फॉर फ्यूचर डेट में किसी सर्टेन फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने का या सर्टेन सिक्योरिटी को खरीदने का, आपने एग्रीमेंट फॉरवर्ड मार्केट में कर लिया। अब आप देख रहे हो कि अगर हम इससे क्विट कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और दूसरा ऑप्शन अपनाते हैं, तो भी हमको रिस्क बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है। अतः आप क्या करो, जिस मैच्योरिटी डेट को वो सेटल हो रहा है उसको हो जाने दो, क्योंकि उसमें जो लॉस होने की संभावना है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के वजह से वो लॉस मिनिमाइज नहीं हो सकता, तो आप रिटेन कर लो उस रिस्क को, है ना। अदर अपॉर्चुनिटी वाला रिस्क ज़्यादा है। तीसरा है ट्रांसफरिंग रिस्क। अगर आपको लगता है कि दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर हम कर देते हैं इन्वेस्ट, इसको हटा के पहले वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जिसमें हाई रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, तो आप उस रिस्क को किसी और से होने वाले गेन से पूरा कर सकते हो, यानी वो रिस्क दूसरे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे सपोज करो दो संभावना है, एक एवरेजिंग प्रोसेस भी है। जैसे आप जिस शेयर में पैसा लगा या सिक्योरिटीज़ में, वो मार्केट उसका गिर रहा है, तत्काल ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट गिर रहा है, तत्काल आपको लॉस अधिक दिख रहा है। 100 रुपया में परचेज किए थे, मार्केट रेट 70 रुपीज़ हो गया, लेकिन कंपनी का, जिस कंपनी के सिक्योरिटी में आपने लगाया था उसका परफॉर्मेंस अभी भी बेटर है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में इतना ज़्यादा उसका प्राइस गिरना चाहिए, यानी रियल स्ट्रेंथ यानी डिजर्व कर रहा है वह स्क्रिप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आगे वो बढ़ेगा। तब आप क्या कर सकते हो, तत्काल 30 रुपीज़ पर शेयर लॉस जो है, आप लोअर रेट मार्केट का है तो आप परचेज कर लो उसको, फिर और ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर दो, ताकि इन फ्यूचर अगर 100 रुपीज़ का परचेज है, 100 प्लस भी नहीं होता है, 95 ही रहता है, तो 5 रुपये पर यूनिट जो लॉस पुराने इन्वेस्टमेंट में लगेगा, वो इसके 25 रुपीज़ गेन से जो नए इन्वेस्टमेंट आपने खरीद किया उसमें लोअर प्राइस पे, वो 25 रुपीज़ के गेन से उसको मेकअप कर लेंगे और हम प्रॉफिट पोजीशन में। सपोज कीजिए 1000 शेयर्स आप 100 रुपीज़ के हिसाब से 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उसका मार्केट प्राइस गिर के कितना हो गया, 70 रुपीज़ पर शेयर, यानी 70,000 आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मार्केट प्राइस हो गया। अब 30,000 का लॉस हो रहा है, तो आप क्या करो, 1000, 2000 जितना भी आपके पास सरप्लस फंड हो, आप उस सिक्योरिटी में, उस स्क्रिप्ट में फिर से लगा दो। फिर से जगह लगाते हो तो 2000 यूनिट सपोज करो लगा देते, तो 2000 यूनिट 70 रुपीज़ के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल वैल्यू 1,40,000। अब कल को चूंकि उसका बैकग्राउंड सही है, रिजल्ट सही आ रहा है, तो मार्केट जब सही करेक्शन के बाद जब मार्केट अप जाएगा तो आपके स्क्रिप्ट का भी वैल्यू मार्केट प्राइस बढ़ेगा। सपोज कीजिए वो मार्केट प्राइस जो है बढ़ के 80 रुपीज़ हो जाता है, 90 रुपीज़ हो जाता है, तो 90 रुपीज़ में अगर आप, अब आपके पास टोटल 3000 यूनिट है, तो 3000 यूनिट ऑफ शेयर्स को जब बेचोगे तो कितना आएगा, 2,70,000। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 1,01,000 शेयर्स में,
और 1,40,000 2,000 शेयर्स में जो लोअर प्राइस पर आप खरीदे थे, तो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल का था 2,40,000 और आपने कितना सेल रियलाइज किया सेल्स प्राइस बाय डिस्पोजिंग इट एट 90 रुपीज़ पर शेयर 2,70,000, तो आपको 30,000 का सरप्लस हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आप ट्रांसफर करके भी रिस्क अदर ये तो सेम सिक्योरिटी और स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट की बात हुई। इस प्रकार मार्केट में डेरिवेटिव्स के रूप में डिफरेंट है, ऑप्शंस है, फ्यूचर है, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट भी करके आप डेरिवेटिव के माध्यम से भी रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। चौथा, डेवलपिंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। आप रिस्क मैनेज करने का प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार करते हो, जैसे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट अप्रोच। आप जो एसेट और लायबिलिटी में मिसमैच है, खास करके ये अप्रोच जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, इसके अलावा इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फॉलो किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है कि एसेट लायबिलिटी में मिसमैच के कारण जो लिक्विडिटी रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है ना, करेंसी रिस्क है, उसको भी मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पर मिसमैनेज क्या है, इसको डिटेल में इस टेक्निक को हम बताएंगे। दूसरा, फंड मैनेजमेंट सेल। आप फंड मैनेजमेंट सेल क्रिएट कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन का, जो प्रॉपरली फंड एक्विजिशन और उसको कैसे मैनेज किया जाए ताकि फंड के फ्लक्चुएशन से, इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन से खास कर करके बैंक को सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कि इंटरेस्ट रेट अगर डेविएट कर रहा है तो बैंक तो चूंकि लोन देती भी है और कस्टमर से लोन डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करती है, तो डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो लोअर होता है कस्टमर्स डिपॉजिट का, और जो बैंक फाइनेंस करती है और कहीं इन्वेस्ट करती है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, बिजनेस हाउसेज है, उसको जो लोन एंड एडवांस प्रोवाइड करती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। नो डाउट इस दोनों में अंतर है। आप ये स्प्रेड जो बैंक का है वही उसका प्रॉफिट है। आपको कस्टमर्स को मैक्सिमम डिपॉजिट अभी 7% मिल रहा है, जबकि लोन फाइनेंसिंग जो अलग अलग तरह का लोन है उसका डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसी तरह कस्टमर्स डिपॉजिट का सेविंग बैंक अकाउंट में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टर्म डिपॉजिट 1 साल के अंतर्गत कम के लिए करते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अप्लीकेबल है। 2-3 साल के लिए या ज़्यादा वर्ष के लिए करते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाईएस्ट है। तो डिपॉजिट्स पे भी इंटरेस्ट जो पे है यानी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है और जो इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम लोन फाइनेंसिंग है, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड कहा जाता है। तो ये जब इसके फंड का जो मिसमैचिंग होता है उसके वजह से जो क्रिएट होने वाला रिस्क है, क्रेडिट रिस्क, उसको मैनेज करना, तो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड होना चाहिए। तो एक फंड मैनेजमेंट कमेटी या सेल डेवलप कर दिया गया जो प्रॉपर उसी चीज को पर फोकस करेगा वो टीम, और हमेशा बैलेंस बना के रखेगा ताकि लिक्विडिटी का परेशानी ना उठाना पड़े और ना ही लॉस अधिक से प्रॉफिट पोजीशन में फर्म रहे। लॉस अगर होना है तो रिस्क मिनिमाइज हो सके लॉस का। तो उसी क्रम में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट अप्रोच है जिसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। ओके।